बच्चों, आज हम बात करेंगे अंतरा भाग एक पुस्तक जो है उसमें कहानी है ईदगाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कहानी आपके परीक्षा में आ रही है। इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ बहुवैकल्पिक प्रश्न इसमें आएंगे। आज जो हम ये पाठ पढ़ेंगे इसके मुख्य बिंदु हैं सारे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको साथ साथ लिखते रहिए जिससे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। आप बार बार इसको सुनते रहेंगे तो और भी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो बिना समय गवाए हम इसको शुरू करते हैं। विधा इसकी है कहानी। विधा मतलब ये जो रचना है प्रेमचंद की किस रूप में लिखी गई है, नाटक के रूप में, कविता के रूप में, उपन्यास के रूप में या कि और किसी रूप में, तो ये है कहानी। अंग्रेज़ी में इसको हम स्टोरी बोलते हैं। और इसके रचनाकार यानी कहानीकार कौन है? ये है प्रेमचंद। अब प्रश्न आ सकता है कि ईदगाह पाठ की विधा बताइए, तो इसकी विधा हो गई कहानी। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। या प्रश्न हो सकता है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका भी जवाब होगा प्रेमचंद। मैं साथ साथ प्रश्न बना के भी आपको बताता रहूँगा, तो इससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप स्वयं प्रश्न बनाने की कला सीख जाएंगे तो ऐसे मामले में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये रटने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। आप जितना बारीकी से स्वयं प्रश्न बनाना सीखेंगे उतनी ही आसानी से आप इस तरह के प्रश्न के उत्तर फटाफट कर पाएंगे। तो देखते हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ। अब यहाँ भी प्रश्न बन गए कि प्रेमचंद का जन्म वर्ष कौन सा है? 1880, आप इसको याद करेंगे। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ? तो उत्तर हो गया वाराणसी। वाराणसी इसको बनारस भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के किस गांव में हुआ? ये हो गया उत्तर इसका लमही। तो मैं साथ साथ आपको प्रश्न बना करके उदाहरण भी दे रहा हूँ ताकि आप स्वयं भी प्रश्न बना सकें। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इसमें देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है। प्रेमचंद का मूल नाम यानी वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आ गई जो आपको समझना है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय, अब इनका नाम बाद में प्रेमचंद पड़ गया। दरअसल ये उर्दू में लिखते थे और इनकी रचनाओं से अंग्रेजी सरकार को आपत्ति हो गई, तो वो धनपत राय को खोजने लगे इनको अरेस्ट करने के लिए। तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया, अपना नाम रख लिया प्रेमचंद। तो वो धनपत राय को ढूंढते रहे, ये प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ये इनके पीछे की ये कहानी है जो आपको भी पता होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी उसकी छोड़ दी। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखने लगे, यानी जब ये उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। और धनपत राय से प्रेमचंद कैसे बने ये भी मैंने आपको बता दिए। ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो उत्तर होगा नवाब राय के नाम से। सन 1915 में पहली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती पत्रिका में। मृत्यु उनकी हुई 1936 में। मुख्य रचनाएं कहानी संग्रह मानसरोवर 8 भाग, गुप्त धन 2 भाग, यानी इनकी कहानियों का संग्रह होता है, कलेक्शन, जिसमें बहुत सारी कहानी एक ही पुस्तक में होती है। तो ऐसे ही मानसरोवर नाम की किताब है, उसके 8 भाग हैं। गुप्त धन नाम के 2 भाग हैं। उपन्यास इनके जो प्रमुख हैं निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान। गोदान इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। वैसे आपको पता होना चाहिए बच्चों कि प्रेमचंद का जो वास्तविक जो नाम है, जो जिस वजह से जाने जाते हैं, वो उपन्यास और कहानी लेखन के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। निबंध संग्रह, विविध प्रसंग, 3 खंडों में कुछ विचार, संपादन कार्य माधुरी हंस मर्यादा जागरण पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में
जनसाधारण की वेदना तथा सामाजिक कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। अब इसका अर्थ क्या है? मार्मिक का मतलब होता है दिल को छू लेने वाला। जैसे कोई पढ़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी अपनी ही कहानी चल रही हो, यानी कि उसके आसपास की कहानी ही, उसकी जीवन की ही कहानी इसके अंदर आ गई है। इसको बोलते हैं मार्मिक चित्रण, जो किसी के दिल को छू लेता है। अब इसमें आ रहा है, प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की वेदना तथा सामाजिक कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। अब जनसाधारण की वेदना, आम आदमी के जीवन में क्या चल रहा है, विशेष रूप से गांव में क्या चल रहा है। कहा जाता है कि गांव का चित्रण देखना हो, गांव की समस्याओं को देखना हो, भारतीय गांव के दर्शन करना हो, भारतीय किसानों की दशा का आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप प्रेमचंद से अच्छा परिचायक आपको नहीं मिलेगा। प्रेमचंद की रचनाओं में भारतीय गांव के दर्शन हो जाते हैं। तो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही, कुरीतियाँ मतलब होता है जैसे स्त्रियों को पढ़ने ना देना, स्त्रियों को पुरुषों से छोटा समझना, बाल विवाह, जो बुरी चीज़ें चल रही हैं, इन सब पर प्रेमचंद ने लिखा है। दहेज की प्रथा, उस पर भी लिखा है इन्होंने। उनकी कहानियाँ भारत की संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर हैं। यानी गांव में क्या क्या चलता है, गांव की पृष्ठभूमि क्या है, गांव में कल्चर कैसा चल रहा है, गांव के लोग किस तरह से रहते हैं, किस प्रकार से जाति वाति का भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव हो रहा है, यानी जो पूरा का पूरा गाँव उनकी रचनाओं में आपके सामने आ जाता है। भाषा शैली, इनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार तथा बोलचाल के निकट है। देशज तथा उर्दू शब्दों का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। शैली भावपूर्ण, वर्णनात्मक तथा संवादात्मक है। पाठ का परिचय, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। प्रेम कहानी का प्रमुख पात्र है हामिद। एक बात ध्यान रखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको पात्रों के नाम, स्थानों के नाम अवश्य याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। अभी जो हामिद है, जो अपनी दादी आमीना के साथ रहता है, हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। किस प्रकार बच्चा यानी हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, ये बताया गया है। अब ये जो हमने पढ़ा, इसका मतलब क्या है? ये कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसका अर्थ है कि बच्चे बचपन में क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, शरारतें करते हैं, उनका जो बचपन का रूप क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत बारीकी से जब चित्रण किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। यानी बच्चों की समझ, बच्चों की सोच, उनका सोचने का स्तर क्या है, क्या बातें करते, क्या नहीं करते, ये सारी की सारी जब बातें उसका बारीकी से चित्रण किया जाता है तो उस समय इसको हम बाल मनोविज्ञान के आधार पर चित्रण कहते हैं। एक और बात आई जिसमें कि समय से पहले समझदार होना। हामिद को इस बात का एहसास था कि भाई उसके पास में पैसे नहीं हैं, सीमित संसाधन हैं, तो वो अपने पैसों को समझदारी से खर्च करना चाहता है। मेले में जहाँ उसके मित्र खिलौना खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, तो ये अपने घर की ज़रूरत की चीज़ चिमटा खरीदता है अपनी दादी अमीना के लिए, क्योंकि उसके पता है उसको कि अभी मुझे खिलौनों की, मिठाइयों की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत है चिमटा। आखिर ये इतनी समझदारी उसके अंदर कैसे उत्पन्न हुई? वो इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि उसको एहसास हो गया कि अभी मुझे घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी हैं। यानी कि एक तरह से रचनाकार कहना चाहता है कि एक ऐसी व्यवस्था, समाज का ऐसा सिस्टम बन गया कि उस बच्चे के पास में अपने बचपन को एंजॉय करने का भी समय नहीं है। वो बचपन में ही बड़ा हो गया, बड़ों की तरह उसकी सोच हो गई है। बच्चों को अपने बचपन को एंजॉय करने का, उसे आनंद मनाने का अवसर मिलना चाहिए। एक तरह का ये सवाल प्रेमचंद रचना के माध्यम से उठाते हैं। स्मरणीय बिंदु याद करने लायक जो है इसमें वो क्या है? ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि उनके अब्बा जान ईद के लिए पैसों का इंतज़ाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब इसमें नाम आ गया कि कायम अली कौन? एक तरह का गाँव का साहूकार है जो दूसरों को ब्याज पर पैसे उधार देता है। और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो ईद का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। उनका ये ईद की खुशी का अवसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। अब इसमें ये भी प्रश्न आ सकता है कि हामिद की आयु इसमें कितनी बताई गई है? तो है 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। उसके माता पिता गत वर्ष, गत मतलब पिछले साल गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है।
परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि हामिद को क्या उसके अब्बा के बारे में क्या बताया गया है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। इसके लिए सब शब्द है उन नियामतें लाने गई हैं। इसीलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। उसे लगता है कि हाँ, कभी ना कभी मेरे अब्बा और मेरे अम्मी वापस आएंगे तो जो मेरे मन में बहुत सारी जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो मैं पूरी कर लूँगा। अमीना स्वयं सेवइयों के इंतज़ाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। अब एक और प्रश्न बन सकता है कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, तो वह 3 पैसे। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। गांव से बच्चे मेले की ओर चले, हामिद भी साथ में था। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष आए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन पर चीज़ों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं, यानी कि राउंड लगाते हैं। मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं, यानी बच्चे अपने बचपन की बातें कर रहे हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी। ईदगाह में नमाज का नज़ारा ही अलग था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, यानी कि श्रद्धा में ईश्वर के सामने झुक जाते हैं तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है। धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं, ये संदेश दिया गया है। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं, यानी जो झूला होता है घूमने वाला, उस पर झूलते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे वकील, मोहसिन भिश्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। अब ये भी प्रश्न बन सकता है किसने क्या क्या खरीदा, तो महमूद ने सिपाही, नूरे ने वकील, मोहसिन ने भिश्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। भिश्ती वो होता है जो गांव में पानी पिलाने का, भरने का काम करता है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, बुराई करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उसे देखता भी, यानी कि उसके मन में है कि मैं खिलौने खेलूं, खिलौने खरीदूं, लेकिन उसे अपनी ज़रूरतों का, अपनी घर की स्थिति का एहसास है। उसको लगता है कि ये तो बाद में खरीद लेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए ऊपर से वो खिलौनों की बुराई करता है, लेकिन मन में उसके इच्छा है कि वो खिलौनों को हाथ लगा के देख ले। सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा चिढ़ा कर खाते हैं। मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया है। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती हैं कि पूरे मेले में उसे और कोई चीज़ खरीदने के लिए नहीं मिली। हामिद अपराधी भाव से बताता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा। ये सुनकर बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। अब ये भी प्रश्न बनता है, दादी अमीना का जो क्रोध था, गुस्सा था, वो अचानक प्यार में कैसे बदल गया? हामिद का उत्तर सुन के बदल गया। भाई हामिद ने कहा कि भाई मैंने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि आपकी उंगलियां जो हैं रोटियां बनाते समय जल जाती थी तवे पर टच करते से, क्योंकि हमारे पास चिमटा नहीं था, तो मैंने उसके लिए आपके लिए चिमटा खरीद लिया है ताकि आपकी उंगलियां ना चलें। तो जो बूढ़ी उसकी दादी थी बहुत प्रसन्न हुई मन ही मन, लेकिन आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सोचने लगी ये छोटा सा बच्चा इतना समझदार कैसे हो गया। दूसरे बच्चे जब मेले में आनंद मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, अपने मन की चीज़ें खरीद रहे थे, झूला झूल रहे थे, इसने किस प्रकार इस छोटे से बच्चे ने अपने मन को संभाला होगा। मैं धन्य हो गई ऐसे बच्चे को पा करके। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका प्यार, उसका विवेक मतलब समझदारी देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखा प्यासा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने अपने मन को मनाया होगा। मेले में भी से अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। ये सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया, बहुत खुश हो गई वो। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी तथा आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने में बहुत छोटा था कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। हामिद ये नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया था, पर दादी रो क्यों रही।
दादी के मन जो खुशी के आंसू थे वो छलक रहे थे। लेकिन हामिद तो छोटा बच्चा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि मैंने तो चिमटा लाके अच्छा काम किया है, दादी खुश होने के बजाय रो क्यों रही हैं। उसके मन में यही सवाल चलता रहा। अब यहाँ पर कुछ मैं और भी आगे थोड़ा पढ़ देता हूँ, ध्यान से इसको सुनते रहिए। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं जिन्हें वह खिलौनों और मिठाइयों पर खर्च नहीं कर पाता, जबकि उसके साथी रंग बिरंगे व सुंदर खिलौने खरीदते हैं। ऐसे में हामिद अपने को समझाने के लिए खिलौनों की निंदा करता है, बुराई करता है। मिट्टी के हैं और ज़मीन पर गिरते ही टूट जाएंगे, परंतु उसका बाल सुलभ मन उन खिलौनों को ललचाई नज़रों से देखता है और कुछ देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखना चाहता है। उसके हाथ अनायास ही अचानक ही खिलौनों की तरफ बढ़ते हैं, परंतु साथी भी उसकी तरह बच्चे ही हैं और उन्होंने खिलौने अभी भी लिए हैं, अतः वे भी त्यागी नहीं हो सकते। उनका खिलौनों से खेलने का शौक़ अभी नया नया है, वो खिलौना नहीं देते हैं। मतलब आगे देखते हैं। अब इसमें कई प्रश्न हैं। आप एक काम करें, सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार पाठ को पूरा अवश्य पढ़ें। सारे मुख्य बिंदु मैंने समझा दिए, पाठ को एक बार ज़रूर पढ़ें। उसमें खास जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करें, रेखांकित करें, यही आपके प्रश्न बन जाएंगे। और अधिक से अधिक प्रश्न, कम से कम हर पाठ से 20-25 प्रश्न बनाने का प्रयास करें। जितने अधिक आप प्रश्न बनाएंगे उतने अधिक 100% अंक आने की संभावनाएँ आपकी बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए प्रश्न है, इसको छोटा भी बना सकते हैं। ईदगाह कहानी के आधार पर प्रेमचंद कालीन ग्रामीण जीवन की छवि प्रस्तुत कीजिए, यानी उस समय का समाज कैसा था। ये कि भाई किस तरह के लोग थे, ईद मनाने के लिए पैसे नहीं थे, लोग उधार लेकर के काम चलाते थे, लोग भाईचारे के साथ रहते थे, सारी बातें इसमें आ जाएंगी। छोटे बच्चों की बातचीत में युगीन परिस्थितियाँ किस प्रकार झलकती हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। युगीन का मतलब उस समय, बच्चों के समय, प्रेमचंद के समय की स्थितियाँ कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, वो सब इसमें आएगा। यानी कि घर कैसे बने थे, पुलिस के बारे में लोगों की क्या राय थी, जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। दादी ने हामिद को अकेले मेले में क्यों नहीं भेजा। दादी ने हामिद को अकेले मेले में क्यों भेजा, नहीं मतलब क्यों भेजा है। इसका अर्थ यही हो जाएगा क्योंकि वो दादी जाना चाहते थे लेकिन नहीं गई क्योंकि उनको लगता है कि भाई मुझे सेवइयाँ भी बनाना है, अगर मैं भी चली गई तो कौन बनाएगा, फिर पैसे तुम्हारे पास है नहीं, सामान इकट्ठा करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। पुलिस कर्मियों के बारे में हामिद और मित्रों की क्या धारणा है। हामिद के मित्रों ने मेले से क्या क्या खरीदा, ये सब आपको जैसे मैंने बताया था, एक पॉइंट बना करके आप छोटे छोटे प्रश्न बनाइए एक एक सेंटेंस में। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी क्रोधित क्यों हो गई, जो भी मैंने बताया था कि उनको लगा कि भाई ये जो छोटा सा बच्चा, इसको चिमटे से क्या लेना देना, इसको तो खिलौना लाना चाहिए था, क्या उल्टी सीधी चीज़ उठा लाया। और बाद में वो उनको प्यार भी आया, वो मैं बता चुका हूँ। बच्चों ने चौधरी के बाद जिन्नात होने की बात क्यों की, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं। दादी का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया, अभी मैं बता चुका हूँ। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, वही रहस्य था कि हम जो उसकी तो बूढ़ी दादी है उसको लग रहा था इनको तो चिमटा दे के प्रसन्न होना चाहिए था, ये क्यों रो रही हैं, इसका रहस्य उसे समझ नहीं आया। हामिद की 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का हीरो यानी नायक बना दिया। त्यागी है, समझदार है, दूसरों के सुख दुख को समझता है। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, कैसे, जो रोने लगी है लगती है अंत में, उसकी बात हो रही है। ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध की, यानी कि इस कहानी का शीर्षक यानी नाम ईदगाह क्यों रखा गया। पूरी कहानी ईद और ईदगाह के आसपास ही घूमती है, इसलिए इस कहानी का नाम ईदगाह सही है। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए, यानी जब आप पूरा पाठ पढ़ोगे तो कुछ काम आपको करना है कि अपने चिमटे को सही साबित करने के लिए, खिलौनों से सही साबित करने के लिए उसने क्या क्या बोला, वो पॉइंट आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर भी दे रखे हैं वैसे, लेकिन आप अपने आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ईदगाह कहानी में हामिद ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उसके जिन गुणों ने उसे कहानी का नायक बना दिया वह निम्नलिखित हैं। हामिद एक तर्कशील बालक है, तर्क देता है, वह अपने तर्कों से साथियों को पराजित कर देता है। हामिद एक समझदार बालक है, वह व्यर्थ की चीज़ें नहीं खरीदता और स्वयं पर नियंत्रण रखता है। हामिद दादी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील सेंसिटिव है, तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ न खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। उत्तर, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए, उपयोगिता मतलब उसको सही साबित करने के लिए ये तर्क दिए। चिमटा बड़े काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरे को आग पकड़ा दो,
खिलौने तो थोड़ी देर में टूट फूट जाते हैं, जबकि चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ता। चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएंगी, वह मुझे दुआएं देंगी। चिमटा एक खिलौना भी है, उसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाती है, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा। इसमें मजीरे का भी काम लिया जा सकता है। चिमटे का कोई बाल बीमा का नहीं कर सकता। चिमटा खिलौनों का बादशाह रुस्तम हिंद सिद्ध हुआ। ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता। ईदगाह कहानी का शीर्षक सर्वथा यानी बिल्कुल सही है। इस कहानी की सभी घटनाएं ईदगाह स्थल के साथ आसपास इर्द गिर्द मतलब आसपास घटित होती हैं, घूमती हैं। ईदगाह कहानी का केंद्र स्थल है। कहानी के प्रारंभ में वहीं जाने की तैयारियां होती दर्शाई गई हैं। ईदगाह पर ही नमाज पढ़ी जाती है। वहीं एकता व भ्रातृत्व यानी भाईचारे का दृश्य दिखाई देता है। वहीं मेला लगता है जहां ईद की चहल पहल है। ये शीर्षक यानी कहानी का नाम कहानी के लिए प्रमुख स्थल पर रखा गया। कहानी का जो प्रमुख स्थल है वो ईदगाह ही है। अतः पूर्णता, उचित और सार्थक यानी ठीक ठाक है। अन्य शीर्षक भी हम रख सकते हैं, जैसे हामिद का चिमटा, ईद का त्यौहार, समझदार हामिद, ये भी हो सकता है। तो इसके साथ ही ये मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको मैं काम बता देता हूँ कि आप पूरा पाठ एक बार पढ़ें और उसमें जो संज्ञा शब्द हैं, जैसे क्या कहा, किसने कहा, ईदगाह है, जिस वस्तुओं के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, इन सबको रेखांकित कर लें। इससे क्या होगा कि इन्हीं शब्दों को ही प्रश्नों में बदल दिया जाता है। जितने अधिक से अधिक आप प्रश्न बनाना सीखेंगे उतने अधिक आपके अंक आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी छात्र परीक्षा को गंभीरता से उसकी तैयारी करें। धन्यवाद।